साथियों, मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार 361 बलिया नगर विधानसभा सीट से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह शेर है। 23 जनवरी 2022 को हम लोगों ने कन्नौज में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसके कुछ प्रमुख बिंदु निम्न है। पहला, पुलिस विभाग, चिकित्सा विभाग एवं बैंकिंग सेक्टर में रेलवे की तर्ज पर एक पद पर 3 कर्मचारियों की नियुक्ति, जिससे प्रदेश में 3 गुना रोजगार का सृजन होगा। सभी आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों का सरकारीकरण, कि उनको सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा। इसमें मिड डे मील वर्कर और अन्य स्कीम वर्कर भी शामिल हैं। हम लोग पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। पूरे प्रदेश में एक समान सार्वभौमिक शिक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। शिक्षा के अधिकार को स्नातक और परास्नातक तक बढ़ाया जाएगा और उसमें सभी प्रकार की शिक्षाएं इंक्लूड की जाएंगी, चाहे वो प्रोफेशनल एजुकेशन हो, चाहे वो नॉर्मल साइंस, आर्ट और कॉमर्स की एजुकेशन हो। पूरे प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे उद्योगों की स्थापना हो सके। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी और बिना भेदभाव के सारे अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, चाहे वो किसी समुदाय के हों या चाहे किसी जाति विशेष के हों। मजदूरों एवं असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तर्ज पर स्वास्थ्य के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। आयुष्मान भारत के अंतर्गत पूरे प्रदेश में दंत चिकित्सा के इलाजों को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें सारी मुख्य बीमारियों का इलाज को हम आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रदेश की समस्त जनता को उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ ही हम लोग प्रत्येक विधानसभा स्तर पर एक महिला चिकित्सालय की भी स्थापना करेंगे और हमारे प्रदेश में कार्यरत सभी हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर दंत चिकित्सकों की नियुक्ति करेंगे, जिससे जो प्रदेश में हर साल मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, उसकी रोकथाम करना बहुत जरूरी है। उसके लिए दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की आवश्यकता है। हम लोग इस कार्य को भी करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग महंगाई पर भी लगाम लगाएंगे। हम लोग किसानों को स्वास्थ्य और शिक्षा में विशेष प्राथमिकता देंगे। प्रदेश की सारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में किसानों को खेती के लिए जो वो डीजल यूज करते हैं उस पर सब्सिडी दी जाएगी, वो भी डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि विगत 5 वर्षों में किसानों की जो फसलों का उत्पादन लागत है वो बहुत बढ़ चुकी है और उस हिसाब से एमएसपी को नहीं बढ़ाया गया। तो ये सब हम लोग के प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर हम लोग कार्य करेंगे और हम लोग इस कार्य को जैसे ही हम लोग सत्ता में आएंगे, और सत्ता में आने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग को पता है कि लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी हम प्राइवेट मेंबर बिल ला सकते हैं, वैसे ही हम लोग जब भी विधानसभा में पहुंचेंगे, चाहे वो इस विधानसभा में पहुंचे चाहे वो अगली, तो हम लोग ये बिल विधानसभा के पटल पर रखेंगे और उसको पास भी कराएंगे। इसके साथ साथ अब मैं देश की सत्ताधारी पार्टी के 2017 के घोषणा पत्र के बारे में भी कुछ बहुत रोचक बातें आपसे कर लूं। 2017 का बीजेपी का संकल्प पत्र था और जो 2022 का संकल्प पत्र है, इसके अगर हम पेजों को देखेंगे तो वो पेज की संख्या आधी हो गई है और इसकी जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें ये देखिए कितना हुआ कितना नहीं हुआ। इन्होंने बहुत जोर शोर से ये उठाया 2017 में कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय दुगनी होगी।
मगर इस बार इनके घोषणा पत्र से ये चीज गायब है। तो अब ये समीक्षा का विषय है कि आप प्रदेश के किसानों को ये सोचना चाहिए, वोट डालने से पहले जब ईवीएम पर बटन दबाएं तो क्या इन 5 सालों में उनकी आय दुगनी हुई। उन्होंने ये भी कहा कि वो आलू, प्याज और लहसुन को न्यूनतम समर्थन मूल्य में लाएंगे। ये 2017 में भी कहा और 2022 में भी ये लोग कह रहे हैं। तो अब किसानों को सोचना चाहिए कि क्या ये मूल्य लाए। पर 5 साल सत्ता रह गई तभी भी ये नहीं कर पाए। इन्होंने ये कहा बहुत जोर शोर से कि सभी किसानों को, प्रदेश के किसानों को एक एक नया एनर्जी एफिशिएंट पंप दिया जाएगा। अब ये विवेचना का विषय है कि प्रदेश में कितने किसानों को एनर्जी एफिशिएंट पंप मिले इन 5 सालों में। इन्होंने ये कहा कि नीलगाय एवं अन्य आवारा पशुओं को फसल से क्षति रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। ये बात फिर भी हो रही है। तो अब ये किसानों को भी सोचना है कि 5 साल में कितने पर्याप्त कदम उठाए। क्या पूरे प्रदेश में किसानों की फसल आवारा पशुओं से सुरक्षित हो गई? क्या उन्हें अपने पैसे से कटीले तार नहीं लगाए? क्या अपने फेंसिंग नहीं अपने पैसे से लगाई तो उससे भी फसलों का लागत मूल्य बढ़ गया? तो क्या उस हिसाब से फसलों का लागत मूल्य बढ़ाया? अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम गन्ने का भुगतान 14 दिन में कर देंगे। भाई, हमने यह बात 23 जनवरी को कही कि हम तत्काल प्रभाव करेंगे, तो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा कि हम 14 दिन में करेंगे। अब भाई गन्ना किसान खुद ही प्रदेश के सोच लें कि 5 सालों में कितनी बार गन्ने का मूल्य का भुगतान 14 दिन के अंदर हुआ। जब ये 5 साल में नहीं कर पाए तो क्या अगले 5 साल में ही कर पाएंगे। इन्होंने ये कहा कि हम जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। भाई, कितना प्रदेश में जैविक खेती बढ़ी है ये भी किसानों को सोचना चाहिए और प्रदेश की जनता को भी सोचना चाहिए। और इन्होंने ये कहा कि जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको गोधन योजना के अंतर्गत गाय और अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे 17 में। अब इन कृषि मजदूरों को ईवीएम पे बटन दबाने से पहले ये भी सोचना चाहिए कि भाई उनको इस योजना में गाय और गोधन पशु मिले, दुधारू पशु मिले या नहीं मिले। इन लोगों ने बहुत बड़े जुमले अपने घोषणा पत्र में लिखे, संकल्प पत्र में 17 में। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो बहुत दुखद विषय है कि जितने वोटर होते हैं उनके 0.01% भी लोग मैनिफेस्टो को नहीं पढ़ते। और मैनिफेस्टो तब आता है इन लोगों का जब कुछ चरणों का चुनाव संपन्न हो गया। इस बार भी यही हुआ। भाई, आप चुनाव में जा रहे हैं और आपका घोषणा पत्र कुछ चरण की वोटिंग हो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि आपका घोषणा पत्र एक दिखावा है। अगर होता तो आप पहली वोटिंग से कम 10 फरवरी से लाते। अब ये सोचने का विषय है कितनी पार्टियों ने 10 फरवरी के पहले चरण की वोटिंग से पहले अपना घोषणा पत्र लाया। हम लोग ने तो 23 जनवरी को अपना रिलीज कर दिया था। तो अब इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को फूड पार्क राज्य बनाया जाएगा। अब भाई, अब प्रदेश की जनता और जो बिजनेसमैन और जो व्यापार करने वाले हैं फूड का, वो सोच लें वोट देने से पहले कि क्या कितने फूड पार्क बने। ये फिर ये वही बात कर रहे हैं अपने 22 के भी घोषणा पत्र में। इन्होंने एक और ये बात कही कि ये गन्ने से सीधे इथेनॉल बनाने का प्रयोगात्मक प्रयत्न करेंगे जिससे गन्ना के किसानों को सही मूल्य मिलेगा। अब भाई 5 साल में सही मूल्य मिला, और इस सही मूल्य का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे तो गन्ने के लिए राज्य परामर्शित मूल्य दिया जाता है, मगर उसकी भी अगर गणना देख लें तो वो भी बहुत अजीबोगरीब है। भाई 5 साल में जितना डीजल का रेट बढ़ा है, आपने किसानों की जो खाद के कट्टे बोरे होते हैं उनको 50 किलो से 45 किलो कर दिया।
जीएसटी किस जो वो संसाधन यूज करते हैं उस पर जीएसटी है। तो और तो अगर आप ये देखें तो उनका वैसे ही उत्पादन मूल्य बढ़ गया है। तो आप जो 2000 का जो दे रहे हैं ये कोई उन पे एहसान नहीं कर रहे हैं, जबकि उनकी लागत का मूल्य पर एकड़ बढ़ गया। उसी में वो आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए फेंसिंग भी लगवा रहे हैं, उसका भी तो लागत मूल्य में ही उसको जोड़ा जाएगा। मगर जब देश में लागत मूल्य फसलों का जोड़ा जाता है तो उसमें ये खर्चे नहीं जोड़े जाते। इन्होंने कुछ और भी बड़ी बड़ी बातें की। इन्होंने करीब 4 पेज किसानों के बारे में बोला था 2017 के संकल्प पत्र में। अब वो 1 पेज में सिमट गया 10 लाइनों में। इन्होंने ये कहा कि 50 लाख किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकल योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। भाई किसानों को मिला हो तो ये ईवीएम पे इनका बटन दबाएं, और नहीं तो अपना खुद कोई दूसरा देखें। अब इन्होंने बाढ़ के बारे में भी ये कहा, कितने पक्के बांध बने सबके सामने ही है। और इन्होंने ये कहा कि प्रदेश में जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त होंगी। मगर हम लोग को तो पूरे प्रदेश में ये दिख रहा है, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो सहारनपुर हो, चाहे वो बलिया हो, चाहे बरेली हो, चाहे पीलीभीत हो, गड्ढा युक्त सड़कें हैं। तो ये सब इनके मुद्दे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। इन्होंने ये कहा कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स, क्या भाई पूर्वांचल में भूमाफिया खत्म हो गए? क्या पूर्वांचल में माफिया खत्म हो गए हैं? भाई वही जाति विशेष के माफिया इन्हीं के यहां से एमएलसी बने हुए बैठे हुए हैं, जिन पे केस चल रहे हैं, उन्हीं के घर वाले पॉलिटिक्स में है, इन्हीं में है। तो क्या माफिया एक धर्म या जाति विशेषी को कहा जाता है? एक जाति विशेष को संरक्षण दिया जाएगा जो हो रहा है। क्या पूर्वांचल में ये वसूली बंद हो गई, अवैध वसूली? लोग खुद सोच ले बिजनेसमैन, क्या उनको कोई टैक्स देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? ये सब इन लोगों के थे। अगर हम पढ़ेंगे तो आप लोग इतने बोर होंगे कि 10 दिन बीत जाएंगे जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए। और 5 साल में कितना मिला जनता को? अगर ये जो विधानसभा जो चुनाव होते हैं वो वास्तविकता में जो अपने 5 साल कार्य किया उसकी समीक्षा होते हैं। अगर इन लोगों में इन्होंने इतना काम किया है तो ये उस विषय पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? उस विषय पे डिबेट क्यों नहीं होती है? उस विषय पे जनता के बीच क्यों नहीं? ये इनका शुरुआती हुआ भाई। माननीय गृह मंत्री जी कैराना से अपना प्रचार शुरू कर रहे हैं। बाबा जी भी मुजफ्फरनगर। अरे भाई 5 साल शासन आपने चलाया, आपको ये जवाब देना चाहिए जनता को कि जनता आपको क्यों वोट करे। और आप खाली जुमलाबाजी कर रहे हैं। नए नए मुद्दे आ रहे हैं कि सेकेंड वोटिंग में आप हिजाब का मुद्दा कहां से हुआ? कर्नाटक। और आप ये बोलने को तैयार नहीं है। आपका भाई एक रटा रटा है और परमानेंट वो है ध्रुवीकरण की राजनीति, मगर इस बार आपकी वो धरातल पर उतरेगी नहीं। वेस्टर्न यूपी में आप अगर चुनाव के चरणों को देखें तो पहले चरण, दूसरे चरण में कोई भी रैली रोड शो की अनुमति नहीं थी। और जैसे जैसे ये चुनाव जो एंटी बीजेपी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा, वैसे वैसे परमिशन मिल रही है। 50% हुई, 10% हुई, 50% रोड शो और रैली वोली की। तो आप खुद देखिए जिस हिसाब से कैंडिडेट के पर्चे खारिज किए गए। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कालपी से हमारे कैंडिडेट का पर्चा खारिज किया गया, कन्नौज से कांग्रेस का भी खारिज हुआ है, तिरवा विधानसभा से, कालपी से आम आदमी पार्टी का भी पर्चा। ऐसे बहुत से हैं। अगर मेरी सीट से देखिए 23 लोगों ने पर्चे भरे थे, 9 को पर्चा खारिज कर दिया गया। लखनऊ में भी हमारी पार्टी का पर्चा खारिज किया गया। कहीं ये कहा जा गया कि वो बिंदी थी, ये मात्रा सटी थी, वो सटी थी। तो आप खुद देख लिए कितना कैसा लोकतंत्र चल रहा है। तो ये सब हम लोग का बस यही कहना है कि आप जिसको भी, ये जैसे मेरा जो विधानसभा क्षेत्र बलिया नगर है, आप किसी को भी वोट दीजिए। पहले जैसे कि कल हम लोग की मीटिंग भी हुई थी जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ बलिया में, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत चिंता का विषय है कि बहुत जो प्रदेश का औसत है उससे भी बहुत कम वोटिंग हुई है पिछले विधानसभा में। तो हम लोग सभी जो बलिया
कि पूरे प्रदेश के ही और उसमें बलिया के भी जो लोग हैं उनसे कहते हैं वो वोटिंग करें, जिसको वो पसंद करते हैं वोटिंग करें, मगर वो खाली इसलिए वोट अपना उस कैंडिडेट को नहीं दें कि वो एक धर्म विशेष से है, एक जाति विशेष से, एक पार्टी। आप ये देखिए, फिर आप 5 साल रोएंगे। मैं 2 हफ्ते से बलिया जा रहा हूं, अब तो मरहम पट्टी हो गई है, गड्ढे ही गड्ढे। अगर आप बलिया की बात करें तो वहां ना मेडिकल कॉलेज है, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, ना प्रौद्योगिकी की संस्थान है, माने प्रोफेशनल कोर्स के स्कूल हैं, नई फैक्ट्री खुली है कोई। बलिया के लोगों का पलायन पूरी चरम पे है। और बनारस से कनेक्टिविटी का भी बहुत बुरा हाल है, बाई रोड कोई रोड इसकी बस नहीं चल रही है सरकारी। और या तो आपके पास रास्ता है कि आप बक्सर से जाइए बलिया, उसका किराया 40 मिनट का, 40 किलोमीटर का आपको किराया 150 रुपए देने पड़ेंगे। एम्बेसडर चल रही है वहां, या तो आप जीप से जाएंगे तो 100 रुपए किराया देने पड़ेंगे 40 किलोमीटर का। तो भाई आप खुद देख लिए क्या चल रहा है। और सबसे मजे की बात, अब अगर यूपी में ये लोग कहते हैं राम राज है, तो मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, ये तो एक संत समुदाय से आते हैं, तो क्या राम राज की परिभाषा में ये आता है कि प्रदेश में दारू बिके? अगर हम अपने पड़ोसी राज्य को देखते हैं जहां ये सत्ता के भागीदार है, बिहार में, वहां तो पूर्ण शराबबंदी है। हाँ, बंदी है, बिकती है, वो होता है, वो ऑफिशियली बंदी है। अगर ये राम राज है तो ये घोषणा करें कि 10 मार्च की प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लगेगी, और नहीं तो ये ढोंग करना बंद कर दें। और मैंने ये देखा कि ध्रुवीकरण के लिए कितना अच्छा खेल खेला जा रहा है। इसकी शुरुआत की गई हरिद्वार की पूर्ण भूमि से, लास्ट मंथ। वहां से एक धर्म संसद तो थी नहीं भाई, क्योंकि हमारी 5000 के इतिहास में किसी भी संत परंपरा में ये नहीं का सिखाया जाता है कि आप ये बात करें एथनिक क्लिनजिंग की, म्यांमार का एग्जाम्पल दें, है आप पे कार्रवाई नहीं हो, फिर दिखाने के लिए हो, फिर उधर से दूसरे एक पैरासूट से लाके धर्म विशेष का वोट काटने के लिए उनको प्लांट किया जाता है, फिर उन पे अटैक की कहानी होती है। और फिर 6 मार्च को भी 7वें चरण से एक दिन पहले बनारस में धर्म संसद प्रस्तावित है। तो ये धर्म संसद तो है नहीं। मुझको ये नहीं समझ में आता कि ये लोग किसको मूर्ख तो बना ही रहे हैं जनता को। और इस सबको एक्टिविटी को प्रश्रय कौन देता है? अगर आप ये कहें कि जैसे प्रचारित किया जाएगा कि वो आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप ये बताइए उत्तर प्रदेश में जितनी हत्याएं संतों की इन 5 सालों में हुई हैं, उसमें क्या एक्शन हुआ? कमलेश तिवारी की कैसी हो गई? भाई जब आप रामराज चला रहे हैं, आपके पास शासन है, प्रशासन है, आईबी है, सब कुछ है, तभी भी कमलेश तिवारी की हत्या हुई। कितने संतों की हत्या हुई, कितनों पे हमला हुआ। भाई जब आपके प्रयागराज, आपने नाम तो बहुत अच्छा बदला, प्रयागराज में भी हो गई, तो भाई आप क्या सरकार चला रहे हैं? जब राम राज्य में ही संतों की हत्या हो जाती है, चाहे जो भी इशू रहे, यही। और आपका सारा बवाल उठता कहां से? कर्नाटक से। हिजाब भी मुद्दा कर्नाटक से। क्यों? क्योंकि आप वहां सत्ता में हैं। तो ये सब लोगों को गुमराह, जनता को मत करिए। अगर हम लोग का आपको खुला चैलेंज है, आप बलिया विधानसभा में या प्रदेश स्तर पर भी आइए, आमने सामने मीडिया के सामने बात कीजिए, मगर वो प्रायोजित बहस नहीं होनी चाहिए। लाइव जो आप लोग करते हैं, मैं तो पिछले 1 साल से देख रहा हूं दिल्ली मेट्रो में भी, भाई इतना विकास हो गया, इतने मेडिकल कॉलेज हो गए। माननीय गृह मंत्री के जो मेडिकल कॉलेज का आंकड़ा रहता है वो डिफरेंट रहता है, बाबा जी का डिफरेंट रहता है, मोदी जी का तो सुभान अल्लाह आंकड़ा है। कभी आप लोग की इतनी जुबान फिसल रही है कि कभी आप 12वीं के बाद इंटर में एडमिशन दिलवा दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वो इतना सोते हैं कि किसानों का विकास हो रहा है। भैया तो ये परिलक्षित हो रहा है कि आप इतने घबरा गए हैं। आपको ये लग रहा है कि आपके पैरों जबकि नीचे जमीन खिसकने वाली है,
और आप सत्ता से बाहर होने वाले हैं। तो मेरा अंत में यही निवेदन है कि भाई आप वोटिंग जरूर करें, मगर ईवीएम पर बटन दबाने से पहले 1 मिनट आंख बंद करके सोचें कि जो कैंडिडेट है उसके क्या मुद्दे हैं, उसकी क्या छवि की बात। हाँ, ये मैं कर लूं। ये अब आप देखिए कि निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को बताना पड़ेगा कि वो अगर किसी अपराधी को, आपराधिक प्रवृत्ति को या इस पे मुकदमे दर्ज हो उसको अपना कैंडिडेट बनाती है। तो भाई अब आप खुद ही देख लीजिए कितने अपराधी खड़े हुए हैं, कितने माफिया खड़े हुए हैं। मोस्टली पार्टियों में ऐसी पार्टी कोई अछूती होगी जिससे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग नहीं हैं। तो ये हाल है। इसका मतलब उनके पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है स्वच्छ छवि के जिसको वो जिता सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।